friends, welcome to A1IS. Today we'll discuss another important month, June 2025 for 71st BPSC प्रीलिम। तो उम्मीद है कि आप चीज़ों को रिवीजन कर रही हैं बार बार। हाँ, और सारे PDF फाइल मिल गए आप लोग को। चलिए, अच्छी बात है। A1IS ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड हो जा रहा है, वीडियोस भी अपलोड हो जाता है। बाकी आप यूट्यूब से तो देख ही नहीं होंगे, क्लासेस में आप बैठे हैं तो क्लासेस से सारा चीज़ देख रहे हैं। रिवीजन के लिए यूट्यूब एक इम्पॉर्टेंट माध्यम है, उसके द्वारा आप रिवाइज कर सकते हैं और PDF फाइल आपको मिल जा रहा है। ज़रूरी नहीं है उसको फोटो कॉपी कराकर हार्ड कॉपी में रखिए, मोबाइल में रहेगा, आपके टैबलेट में रहेगा तो आप चीज़ों को रिवाइज बार बार कर सकते। हो सकता है कि आप उसको कैरी करेंगे हार्ड कॉपी को, नहीं, ये बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो जून कंप्लीट कर लेंगे हम लोग और उसके बाद जुलाई, फिर देन वी मूव टू द इम्पोर्टेंट बिहार स्पेसिफिक, जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज हमें न्यूज़ को पढ़ना है, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सारे कंप्लीट करना है। हम ओवरऑल जो यूनियन बजट है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम से लगभग हम 15 अगस्त तक सारे चीज़ों को कंप्लीट कर देंगे और लास्ट में एक रिवीजन, लंबा क्लासेस रहेगी, रिवीजन मॉड्यूल, फिर उसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ नए क्वेश्चंस ऐसे जहां पे ये सवाल बन सकते। तो आज हम शुरू करते हैं जून 2025 करंट अफेयर्स स्पेशल फॉर 71st। और इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट न्यूज है, गोवा अचीव्ड 100%, गोवा अचीव्ड 100% फंक्शनल लिटरेसी स्टेटस। तो हमने एक इंपॉर्टेंट न्यूज पढ़ा था पिछले लेक्चर में, किस स्टेट को लेकर? भारत का पहला स्टेट जहां पे 100%, मिजोरम। वेरी गुड, मिजोरम पढ़ा था। और ये इंपॉर्टेंट योजना है, उल्लास, उसी के थ्रू ये चीज अचीव किया जा रहा है। सॉरी, 2030 में जो टारगेट रखा गया है, गोल ऑफ 100% लिटरेसी बाय 2030 एज आउटलाइन इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो टारगेट रखा गया है कि 2030 तक भारत में पूरा 100% लिटरेसी अचीव कर लिया जाएगा, और जिसमें ये इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसी स्कीम के थ्रू हर स्टेट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जा रहा है, काम किया जा रहा है टू अचीव 100% लिटरेसी। देखते हैं, इन मई 2025 सीएम कौन है गोवा के? प्रमोद सावंत announced that state of Goa achieved 100% literacy rate under the government of India फ्लैगशिप इनिशिएटिव। ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, क्या है उल्लास का फुल फॉर्म? अंडरस्टैंडिंग फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, इसको याद रखिएगा। उल्लास, अंडरस्टैंडिंग फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, वेरी इंपॉर्टेंट। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, विच ऑल्सो नोन एज न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम और नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थ्रू दिस स्कीम गोवा बिकेम द 100% फंक्शनल लिटरेसी। मिजोरम हमने देखा, और ये याद रखिएगा टारगेट कब का है? तो 2030 में भारत 100% लिटरेसी रेट को अचीव करेगा थ्रू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये चीज मेंशन किया। ओके, तो याद रखिएगा मिजोरम और गोवा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंदिरा गांधी, एक इंपॉर्टेंट बुक है, इंदिरा गांधी एंड ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, बुक बाय श्रीनाथ राघवन। किसने लिखा है? श्रीनाथ राघवन ने लिखा। बुक्स ऑन ऑथर्स पे भी सवाल आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हमने प्रीवियस वीडियोस लेक्चर में भी पढ़ा है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट बुक है। न्यू दिल्ली बेस्ड एक पब्लिकेशन हाउस का नाम है इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, कंप्रिहेंसिव पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑथर्ड बाय श्रीनाथ राघवन। तो ऑटोबायोग्राफी नहीं है, बायोग्राफी है। इसने लिखा है श्रीनाथ राघवन। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेंगलुरु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज रिगार्डिंग द इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। बेंगलुरु बिकेम्स द इंडियाज लेपर्ड कैपिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है।
भारत का बेंगलुरु क्या बन चुका है, जैसे हमने पढ़ते हैं इकोनॉमिक सिटी, इकोनॉमिक कैपिटल, टाइगर कैपिटल, ऐसे कर कर बेंगलुरु बिकेम्स द इंडियाज लेपर्ड कैपिटल विथ 85 फ्री रेंजिंग लेपर्ड्स, 85 फ्री रेंजिंग लेपर्ड्स। तो बेंगलुरु याद रखिएगा कर्नाटका का कैपिटल, डिक्लेयर दैट इंडिया लेपर्ड कैपिटल। किसको हम लेपर्ड कैपिटल कहेंगे? बेंगलुरु को लेपर्ड कैपिटल। Led by conservation biologist Dr. Sanjay Gubi revealed that it has the highest number of free-ranging wild leopards among the metropolitan, surpassing Mumbai। तो पहले मुंबई था, अब वहां पे फ्री सरपासिंग घूमते हुए देखेंगे लेपर्ड। तो लेपर्ड कैपिटल बिकेम द बेंगलुरु। तो दिस इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोमैडिक एलिफेंट। बहुत सारे एक्सरसाइज हमने पढ़ा, इसके एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है। भारत और मंगोलिया के बीच में एक्सरसाइज होता है, उसका क्या नाम है? नोमैडिक एलिफेंट 2025 17th इंडिया एंड मंगोलिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड इन उलान बतर मंगोलिया। तो मंगोलिया का जो कैपिटल है वहीं पे ये हुआ है और ये 17th एडिशन है। कितना नंबर है? 17th। तो बस याद रखिएगा नोमैडिक एलिफेंट 2025 एक मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। इंडिया एंड मंगोलिया 17th एडिशन नोमैडिक एलिफेंट 31 मई 2025 स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग उलान बतर मंगोलिया। 16th एडिशन कहां हुआ था? तो 2024 में हुआ था जुलाई में। और कहां पे हुआ था? वो मेघालय में हुआ था, भारत में। इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये सब एक्सरसाइज किस देश में होता है। दो अगर हम बायलैटरल एक्सरसाइज की बात करते हैं तो पर्टिकुलर किस देश में इस बार का एडिशन हुआ है, तो ये भी एक सवाल हो सकता है। ये ध्यान रखना है कि कौन सा एडिशन पूछ रहा है। अगर 17th एडिशन पूछ रहा है तो लेटेस्ट है 2025 वाला जो मंगोलिया में हुआ है। अगर 16th एडिशन पूछ रहा है तो 2024 का है, वो कहां पे हुआ था? तो मेघालय में। ओके, तो ये सब इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको पता होना चाहिए। हमने बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी कवर किया, सब याद है ना? बिल्कुल, अब वो वीडियो के माध्यम से रिवीजन कीजिएगा तो एकदम एग्जैक्ट याद ही रहेगा आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं तेलंगाना गवर्नमेंट नोटिफाइड टाइगर कॉरिडोर ऑफ कवाल एज द कुमराम भीम कंजर्वेशन रेंज। हमने एक इंपॉर्टेंट कॉरिडोर पढ़ा था पिछले वीडियो में, लेक्चर में। यस, चीता कॉरिडोर राजस्थान और मध्य प्रदेश। कौन कौन इन्वॉल्व था? पार्क सेंचुरी, कूनो नेशनल पार्क, बिल्कुल, गंगा सागर। वेरी गुड, चलिए चीजें मतलब याद है। तो हमने पिछले क्लास में एक इंपॉर्टेंट कॉरिडोर पढ़ा था, चीता कॉरिडोर। और एक नया कॉरिडोर अभी हम बात कर रहे हैं, तेलंगाना गवर्नमेंट नोटिफाइड टाइगर कॉरिडोर। In May 2025, state government of Telangana has officially declared Tiger Corridor connecting Kawal Tiger Reserve, the state, with Tatoba, Andhari in Maharashtra। तो तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच में दो इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, वहां पे एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, महाराष्ट्र और तेलंगाना। तो ये दो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, एक तो है कावल एंड तटोबा, ये हो गया तेलंगाना का और ये हो गया महाराष्ट्र का। ये इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है। इन महाराष्ट्र एज द कुमराम भीम कंजर्वेशन रिजर्व एज पर द सेक्शन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फोकस नाउ टू बोस्टिंग टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट। तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। टाइगर कॉरिडोर ऑफ कवाल नोटिफाइड एज ए कुमराम भीम कंजर्वेशन रिजर्व। एक तरीके से ये इंपॉर्टेंट न्यूज है जो हमें पता होना चाहिए। तेलंगाना गवर्नमेंट नोटिफाइड टाइगर कॉरिडोर ऑफ कवाल एज ए, तो वो टाइगर कॉरिडोर कौन था? कवाल, उसका नाम भी बदला गया, क्या रखा गया है? कुमराम भीम कंजर्वेशन रिजर्व। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। गुजरात बिकेम्स द 24th स्टेट टू अचीव 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन। तो गुजरात कौन सा नंबर बना है? 24वां नंबर बना है एज ए 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन। ओके,
स्टेटस अगर हम बात करें तो अभी तक कौन कौन बन चुके हैं? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, बिहार में भी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, कुछ यूटीज भी हैं, दिल्ली, गुजरात और अदर स्टेट का जो क्लोज टू द 100% है उसमें राजस्थान 98, कर्नाटका 95, तमिलनाडु 95, गोवा एंड गुजरात बिकेम द 24th स्टेट और यूटीज जहां पे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका। याद रहेगा? तो दिस इज द इंपॉर्टेंट न्यूज रिगार्डिंग द रेल इलेक्ट्रिफिकेशन एज इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। मूविंग नेक्स्ट, थाईलैंड। थाईलैंड के ओपल सुचाता चुंगस्री, ओपल सुचाता चुंगस्री क्राउंड मिस वर्ल्ड 2025। और मिस वर्ल्ड 2025 कौन बनी है? तो थाईलैंड की ओपल सुचाता चुंगस्री। और ये इवेंट कहां पे हुआ था? इवेंट हुआ था हैदराबाद। ओपल सुचाता चुंगस्री फ्रॉम थाईलैंड वाज क्राउन्ड मिस वर्ल्ड 2025, 72nd एडिशन ऑफ मिस वर्ल्ड हेल्ड एट हैदराबाद। 24 की जो विजेता थी क्रिस्टियाना, उन्होंने इस चीज को आगे फॉरवर्ड किया एज द नेक्स्ट मिस वर्ल्ड 2025। ओपल सुचाता चुंगस्री फ्रॉम थाईलैंड। याद रहेगा नाम ओपल सुचाता, इतना याद रखिएगा, चीजों को सॉल्व कर देंगे एग्जाम में। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन 81st एनुअल जनरल मीटिंग एंड वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट 2025 हेल्ड फ्रॉम 1st June to 3rd June 2025. Very important news. 81st एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ मॉन्ट्रियल कनाडा, इनका जो हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एंड वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट हेल्ड फ्रॉम, कहां पे हुआ था? गुरुग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। तो वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट हो और या इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसका समिट हुआ है भारत में। भारत के किस जगह पे? गुरुग्राम, हरियाणा। हरियाणा। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रहेगा, वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट। और इसका हेड IATA का हेडक्वार्टर कहां है? मॉन्ट्रियल, कनाडा। इंटरनेशनल एविएशन, उसका भी कनाडा। तो ये इंपॉर्टेंट, इसका मीटिंग, इसका जो सबमिट हुआ है बोर्ड ऑफ और जनरल मीटिंग्स हुआ, वो कहां पे हुआ है? तो हरियाणा में हुआ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी and chaired by the Peter Ilvers, CEO of Indigo Air, chair of ITA Board of Governors। मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने भी शिरकत किया था और वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट करेंट अफेयर्स की। किचन एंड मेनार wetland in Rajasthan declare Ramsar sites. India leads Asia with 91 wetlands. Very, very important news. After becoming the Rajasthan two important sites, India leads in Asia as a wetland conservation और Ramsar wetland conservation. ओके, तो ये दो जुड़ने के बाद इंडिया का जो टैली हो गया, कितना हो गया है? 91 वेटलैंड, 91 वेटलैंड्स। और दो नहीं, कहां किस स्टेट के जुड़े हैं? तो राजस्थान से जुड़े हैं। और क्या क्या नाम है? किचन एंड मेनार। अब इसको किचन पढ़िए या जो भी पढ़िए, लेकिन आपको याद रखना है ये दो साइड जुड़ने के बाद इंडिया का पोजीशन क्या है। यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव अनाउंस द डेक्लेरेशन ऑफ किचन पहालोदी, ये भी नाम याद रखिएगा, एंड मेनार wetland in Rajasthan as a Ramsar site. Rajasthan has now 4 Ramsar sites including Sambar, Salt Lake, Kilodo, Ghana National Park. With this, India total Ramsar 91, highest in Asia, very important, and third globally. तो सबसे टॉप में कौन है? UK, उसके बाद मैक्सिको, एंड देन बिकेम ए इंडिया। इंडिया का क्या पोजीशन हो गया? अब थर्ड। और टोटल वेटलैंड कितने हो गए? 91। आफ्टर दिस टू साइट्स बिकेम द वेटलैंड कंजर्वेशन रामसार। किचन और मेनार, ऐसे याद रखिएगा, किचन और मेनार। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट बात करते हैं यशस्वी सोलंकी। यशस्वी सोलंकी अपॉइंटेड एज ADC टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज।
ये अपॉइंटमेंट को लेकर और कुछ ऐसा नया अपॉइंटमेंट हुआ है, इस पे डायरेक्ट सवाल आ सकता है। तो यशस्वी सोलंकी बिकेम द फर्स्ट वुमेन एडीसी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एडीसी क्या होता है? बेसिकली कि आप देखे होंगे कभी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो पीछे जो ऑफिसर्स होते हैं, ये जो एक तरीके से उनका प्रोटोकॉल, वो एडीसी बैठे रहते हैं। और ये टोटल 9 होते हैं, जिसमें 7 होते हैं, सॉरी 7 होते हैं, जिसमें 3 इंडियन आर्मी के होते हैं, ये रोटेशन बेसिस पे, 3 एयरफोर्स से और 1 नेवी से। तो यशस्वी सोलंकी लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी हैज अपॉइंटेड एज द एड डे कैंप, फ्रेंच नेम है एड डे कैंप। ये पहली महिला है। A camp to ADC to the President of India. She is the first women officer from the Indian Navy. याद रखिएगा, posted ADC to the Supreme Commander of Armed Forces. और इनका काम रहता है एक तरीके से कम्युनिकेशन का, हर चीज का प्रेसिडेंट का तरीके से यही एक सुपर ऑथोरिटी इनके पास रहता है। एडीसी बनी है पहली महिला जो इंडियन नेवी से, मैंने बताया टोटल 7 रहते हैं, और उसमें यशस्वी सोलंकी, याद नाम रहेगा यशस्वी सोलंकी। ये है यशस्वी सोलंकी, आप देख भी होंगे, फर्स्ट वुमेन नेवी ऑफिसर टू बिकम द प्रेसिडेंट एडीसी, एड डे कैंप। ओके, नाम याद रखिएगा यशस्वी सोलंकी। मूविंग टू द नेक्स्ट, जर्मनी, एलेना बेयरबोक इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। फॉर्मर जर्मन फाइनेंस Minister Baerbock elected President of UN General Assembly. So former German Foreign Minister, not a Finance Minister, Foreign Minister Elena Baerbock was elected President of 18th session of New York, United States of America based Assembly with इतना। तो ये याद रखिएगा, जनरल असेंबली के जो मीटिंग्स होंगे यूएनओ के या यूनाइटेड नेशन के, उसके जो इस बार के जो चीज को लीड करेगा, प्रेसिडेंट बना, कौन बना है? जर्मन की फॉरेन मिनिस्टर, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, जर्मन के फॉरेन मिनिस्टर एलेना बेयरबॉक। She will assume office 9 September 2025, succeeding the current president फिल्मोंग यांग, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैमरून। तो कौन थे फॉर्मर? फिल्मोन यांग, और वो कैमरून के थे। Elena becomes the first woman from the Western Europe group to hold the post and 5th woman to overall to lead the United Nations General Assembly. तो नाम याद रहेगा एलेना बेयरबॉक, जर्मन फॉरेन मिनिस्टर, एक्स फॉरेन मिनिस्टर एलेना बेयरबॉक। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 5 जून को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इन्वायरमेंट 5 जून को बनाते हैं टू प्रमोट अवेयरनेस एक्शन टूवर्ड्स द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। एंड थीम क्या है? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट थीम, याद रखना है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। रिपब्लिक ऑफ कोरिया host the global celebration for the second time, having a previously hosted. तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है, beat plastic pollution is the theme of World Environment Day 2020। और कब मनाते हैं? तो 5 जून। 5। नेक्स्ट देखते हैं, NSO नेशनल सैंपल Releases office releases INVISATS India 2025 environmental statistics. Very important, release of publication INVISATS India 2025 environment statistics। इसमें देखिएगा environment statistics ये रिलीज किया गया है रिपोर्ट, और इसमें सारा चीज जैसे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट हो या उसके पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ, उसको लेकर सारे स्टैटिस्टिक्स जारी किए गए। तो थर्मल पावर जनरेशन की अगर हम बात करें, इंक्रीज फ्रॉम 7,90,000 गीगावाट आवर टू 13 लाख, मतलब लगभग डबल हो चुका है थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी की। अगर हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात करें, तो वो भी गीगावाट आवर बढ़ा है फ्रॉम द 10 साल का अगर ये डेटा है। इनलैंड फिश प्रोडक्शन, इसके बारे में भी जानकारी किया है। और एनुअल मीन टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 25.74। These all are the important data regarding this
INVISTATS. The National Sample Office has released this important environmental statistics. याद रखिएगा, एनुअल मीन टेम्परेचर भी बढ़ा है, थर्मल कैपेसिटी गीगावाट आवर में लगभग डबल हो गया है, रिन्यूएबल एनर्जी के भी सोर्सेस बढ़े, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये रिलीज कौन करता है? NSO, इन्वीस्टैट्स इसका नाम है, वैसे ये इन्वायरमेंटल स्टैटिक्स। कोई कंफ्यूजन नहीं यहां तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। CCPI 2025 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025, इंडिया रैंक्स 10th, down from 7th in 2024. Very important news as a reports and indexes. ओके, तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का रैंक नीचे आया है। अगर हम 2024 में बात करें तो भारत का रैंक था 7th, और 2025 में हम बात करें तो भारत का रैंक क्या हो गया है? 10th। डाउनफॉल तो हुआ है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025, इंडिया सिक्योर्ड 10th पोजीशन, याद रहेगा 10वां पोजीशन। स्कोर ऑफ कितना? 67.99, 67.99 स्कोर भी याद रखिएगा। ड्रॉपिंग 3 प्लेसेस, तो मैंने बताया 3 प्लेस ड्रॉप किया गया फ्रॉम 7th in 2000। इंडिया रिमेन्स अमॉन्ग द टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज इन द ग्लोबल, क्योंकि टॉप 10 में अभी तक तो है, तो टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज में आ ही रहा है। इंडिया सिक्योर हाई रेटिंग इन द ग्रीन हाउस गैस इमिशन, एनर्जी यूज, क्लाइमेट पॉलिसी एंड लो रेटिंग इन द रिन्यूएबल एनर्जी। अगर ओवरऑल की बात करें तो पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन और ये खाली है, नो वन कंट्रीज हेयर। और चौथा है कौन सा टॉप में? डेनमार्क। डेनमार्क टॉप द इंडेक्स एट द 4th पोजीशन, फॉलोड बाय नेदरलैंड 6 एंड द यूनाइटेड किंगडम 7th। फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई नहीं है, इसलिए 4th देख रहे हैं, और 5th 6th नहीं होने के बाद सीधे यहाँ पे 6th एंड 7th। तो डेनमार्क टॉप 4th, याद रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज रिगार्डिंग द इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का रैंक नीचे आया है। 2024 में 7वां था और 2025 में ये क्या आ गया है? 10वां, 10th। 1 2 3rd कोई नहीं है, 4th पे कौन है? डेनमार्क, उसके बाद नेदरलैंड, देन यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट बात करते हैं, डिस्कवरी ऑफ पोटेंशियल डॉर्फ प्लैनेट 2017 ऑफ 201 चैलेंजेस प्लैनेट 9 हाइपोथेसिस। तो प्लैनेट 9 हाइपोथेसिस को लेकर यह चैलेंज किया गया, और एक डॉर्फ प्लैनेट का नाम है OF201। तो 2000 टीम ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट फॉर द एडवांस्ड स्टडी प्रिंसटन न्यू जर्सी अमेरिका डिस्कवर ए न्यू ट्रांस नेपटूनियन ऑब्जेक्ट, TNO, ट्रांस नेपटूनियन ऑब्जेक्ट नेम्ड 2017 ऑफ 201। याद रखिए, डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि 2017 OF201 क्या है, डॉर्फ प्लैनेट है, सेलेस्टियल बॉडीज है, या मेट्रॉइड है, एस्टेरॉइड्स है, तो ये याद रखिएगा, डायरेक्ट इस पे भी सवाल आ सकता है। ट्रांस नेपटूनियन ऑब्जेक्ट, उसका नाम क्या रखा गया? 2017 OF201, located beyond the Kuiper belt, outer region of solar system. This discovery potentially challenged the existing Planet 9 theory proposed by earlier astronomers. Discovery was made possible through the telescope Chile and Canada. तो ये द इम्पॉर्टेंट है। OF201 एक ऐसा ऑब्जेक्ट मिला जिसको प्लानिट 9 थीसिस को एक तरीके से चैलेंज करा। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज रिगार्डिंग द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, याद रहेगा। ऑफ 201 या 2017 ऑफ 201। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2000। तो ये वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा लाया जाता है? तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा क्या रिपोर्ट लाया जाता है? तो वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। China leads globally
एनर्जी इन्वेस्टमेंट। तो सबसे ज्यादा एनर्जी को लेकर इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है ग्लोबली? तो चाइना। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा आया है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। और रिपोर्ट का नाम क्या है? वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025। तो फ्रांस बेस्ड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी वो अलग है, वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर वियना है। Release the World Energy Investment. The report highlight that China is expected to over 25%, 1/4 of the global energy investment. तो जितना दुनिया कर रहा है उसका 25% इन्वेस्टमेंट कौन हो रहा है? चाइना में किया जा रहा है। इन 2000 while developing countries are struggling to raise, तो भारत भी उसी में आता है, they are struggling for the investment in the energy। और चाइना ग्लोबली टॉप पे है, 1/4 25% इन्वेस्टमेंट कर रहा है रिगार्डिंग द एनर्जी। ये भी ग्लोबल इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखना है। फर्स्ट एवर यूएन इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमॉन्ग सिविलाइजेशन 10 जून 2025, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बार 10 जून 2025 को क्या सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमॉन्ग सिविलाइजेशन। First ever United Nations International Day for Dialogue Among Civilization was globally observed 10 June 2025 to raise awareness among the intellectual understanding। सब अपने सभ्यता, अपने कल्चर, सिविलाइजेशन, इस चीज को एक तरीके से स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, जिसको लेकर यूनाइटेड नेशन ने एक डेट फिक्स कर दिया है और पहली बार यह सेलिब्रेट किया गया है 10 जून 2025। और आने वाले सालों में हम 10 जून 2025 को क्या सेलिब्रेट करेंगे? इंटरनेशनल डायलॉग अमॉन्ग सिविलाइजेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ डायलॉग टू पीस, डेवलपमेंट, ट्रस्ट एंड ह्यूमन राइट्स। तो याद रहेगा 10th 2020। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोवा। गोवा फेनी सिक्योर जीआई टैग। फेनी, हाँ, अगर आप गोवा गए होंगे तो देखेंगे वहां का एक लोकल ड्रिंक होता है, वो फेनी है। थोड़ा सा उसमें अल्कोहल की मात्रा रहती है, लेकिन वहाँ की वो लोकल ड्रिंक है, बड़ा हेल्दी माना जाता है और वहाँ के लोकल पीपल इस चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो गोवा का जो लोकल ड्रिंक है जिसका नाम है फेनी सिक्योर्ड जीआई टैग। जैसे अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस हुआ, या स्कॉटलैंड की बात करें तो वहां पे स्कॉटलैंड का स्कॉच, शैंपेन फ्रांस का, तो वैसे ही गोवा का फेनी बिकेम द जीआई टैग, उनको मिला है। तो ये एक बहुत बड़ा हेरिटेज स्पिरिट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे फ्रांस का शैंपेन बहुत ऑल ओवर ग्लोबली फेमस है, स्कॉटलैंड का स्कॉच बहुत फेमस है, तो वैसे आने वाले समय में जीआई टैग मिलने के बाद गोवा का फेनी बिकेम ग्लोबली फेमस। इसके लिए एक कदम उठाया गया। तो याद रखिएगा, गोवा ओजो फेनी हैज सिक्योर जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फ्रॉम चेन्नई, कंपनी जो है डीपीआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। ओजो फेनी प्रोड्यूस बाय सेजर डिस्टिलरी इन द नरोरा विलेज नियर पणजी, ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एवर फेनी टू रिसीव ए जीआई टैग, ये चीज मैंने आपको बताया। स्कॉच, स्कॉटलैंड एंड फ्रांस का शैंपेन के बाद ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है एज ए गोवा हैविंग ए लोकल ड्रिंक टैग एज ए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, INS Guldar to become India's first underwater museum and artificial coral reef in Maharashtra। तो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, INS गुलदार क्या बन चुका है? आर्टिफिशियल म्यूजियम, अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल कोरल। तो देवेंद्र फडणवीस सीएम ऑफ महाराष्ट्र वर्चुअली लॉन्च द ट्रांसफॉर्म डीकमीशन इंडिया। ये डीकमीशन हो गया इसलिए इसे बना दिया गया और उसका यूज कहाँ किया जा रहा है? तो म्यूजियम, अंडर वाटर म्यूजियम के रूप में। और नाम क्या रखा गया है? INS गुलदार, जो एक तरीके से डीकमीशन हो गया इंडियन नेवी में, अपना आप सेवा नहीं दिया जा रहा है उसे। तो इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल कोरल रीफ, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, डायरेक्ट पूछा जा सकता। INS गुलदार तो भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल कोरल रीफ। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट तो सबसे पहले किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। तो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2025 में इसमें भारत का रैंक की बात करें तो इंडिया स्लिप्स टू द 131st, आइसलैंड टॉप। तो पुराने के हिसाब से अगर हम देखें तो अगेन भारत का रैंक यहाँ पे घटा है और 2025 में हम बात करें तो 131st है। देखिए पढ़ते हैं। तो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट याद रखिएगा किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हेडक्वार्टर कहाँ है? दावोस, स्विट्जरलैंड। रिलीज द 19th एडिशन ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट, इंडिया रैंक 131st आउट ऑफ 148, लगभग लास्ट में 148 कंट्री में भारत का रैंक कितना रहा है? 131। फॉलिंग 2 पोजीशन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर थे स्कोर। तो पहला जो स्कोर था भारत का 129 था और वहां से घटकर कहां पे आ गया? 131। तो अगर हम मार्क्स की भी बात करें, स्कोर की भी बात करें, और टॉप में कौन है? तो आइसलैंड। ये सब डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। टॉप, भारत का रैंक, प्रीवियस ईयर से कितना घटा बढ़ा, इस चीज को लेकर डायरेक्ट सवाल आता है। तो प्रीवियस ईयर से भारत का पोजीशन यहाँ भी घटा, हमने अभी पिछले रिपोर्ट में भी पढ़ा था क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, वहां भी भारत स्लिप किया है 3 पोजीशन और यहाँ भारत ने स्लिप किया 2 पोजीशन। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और टॉप कौन किया है ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट में? आइसलैंड। आइसलैंड। नो कंट्री हैज अचीव्ड फुल जेंडर पैरिटी, ईच ऑफ द 10 रैंक इकोनॉमीज हैव क्लोज्ड एट द 80%। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है लॉन्चेस बहुत न्यूज में रहा था, यूक्रेन को लेकर, यूरोपियन यूनियन को लेकर, यूएसए, रशिया, ये सब में नाटो बहुत न्यूज में रहा था। तो नाटो लॉन्चेस एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइजेस बाल्टोप्स 25 इन लैटिविया। तो नाटो ने एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज वो किया है और उसका नाम क्या है? बाल्टोप्स इन लैटिविया। इन 2025 ब्रुसेल्स बेस्ड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम में, ब्रुसेल्स में। लॉन्च्ड 53rd एडिशन ऑफ प्रीमियर मल्टीनेशनल मेरीटाइम फोकस्ड एक्सरसाइज बाल्टिक ऑपरेशन 2025। बाल्टिक सी याद है? हाँ, तो उसका नाम है बाल्टोप्स 25 इन लैटिविया। तो बाल्टिक एक्सरसाइज, मैरीटाइम एक्सरसाइज टू इनहांस कोऑपरेशन, इंटरऑपरेबिलिटी अमॉन्ग एलाइड फोर्सेस, इवेंट कंडक्टेड फ्रॉम 15 से 20 जून। तो बाल्टोप्स या बाल्टिक एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट किया गया है? 53rd एडिशन ऑफ नाटो मल्टीनेशनल मल्टी एक्सरसाइज, ओके, लैटिविया में। वेरी गुड। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन नेवी कंडक्ट्स पैसेक्स विथ यूके सीएजी नॉर्थ अरेबियन सी। तो एक इंपॉर्टेंट मेरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया किसके द्वारा? तो भारतीय जो सेना है, इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इन पैसेज एक्सरसाइज विद द यूनाइटेड किंगडम। तो डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच में जो मैरीटाइम एक्सरसाइज हुआ उसका क्या नाम है? तो पैसेक्स या पैसेज एक्सरसाइज, उसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? पैसेक्स। पैसेज से पास लिया गया और एक्सरसाइज से एक्स लिया गया। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट। और कहां पे हुआ है? तो नॉर्थ अरेबियन सी। मूविंग नेक्स्ट, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2025। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाते हैं हम? 12 जून। आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23-24 फंडामेंटल राइट्स में, आर्टिकल 23 और 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। वहीं पे आपने चाइल्ड लेबर भी पढ़ा होगा। बिल्कुल। कैलाश सत्यार्थी याद है? उनके लिए एक इंपॉर्टेंट, एक हमने उनका ऑटोबायोग्राफी पढ़ा था, क्या नाम था? दिया सलाई। तो 12 जून को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो यूनाइटेड नेशन रेज अवेयरनेस, और इस बार का थीम क्या है? प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर्स मोर टू डू। कहने का मतलब जो काम किया जा रहा तो प्रोग्रेस तो हो रहा, प्रोग्रेस इज क्लियर, पर बहुत कुछ करना है, बट देयर मोर टू डू, लेट्स स्पीड अप एफर्ट्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट थीम एंड वेरी, एक तरीके से बोल सकते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट थीम रखा गया कि जो कार्य किया गया बहुत अच्छा किया गया, लेकिन आगे बहुत कुछ करना है और स्पीड को बढ़ाना है।
और 12 जून को हम क्या सेलिब्रेट, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम। प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर्स मोर टू डू, लेट्स स्पीड अप एफर्ट। तो कहने का मतलब हमारा जो प्रिपरेशन हो रहा है, आप उस चीज को, इस थीम पे भी अपने प्रिपरेशन को 71st को इसको ध्यान पे रख के इस थीम को यूज कर सकते हैं। जो आप कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, प्रोग्रेस दिख रहा है, मेहनत दिख रहा है, लेकिन कुछ और आपको एफर्ट्स लगाने, स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स लगाने हैं, मेहनत को बढ़ाना है, स्पीड को बढ़ाना है। तो ये चाइल्ड लेबर के लिए जो थीम है 2025, उसको अपने प्रिपरेशन और 71st बीपीएससी के लिए भी आप इस चीज को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। फॉर्मर गुजरात सीएम विजय रूपानी डाइड इन एयर इंडिया प्लेन क्रैश। तो अभी एक बहुत दुखद घटना हुआ था, एयर इंडिया प्लेन क्रैश के बारे में आपने सुना होगा, न्यूज में देखा होगा, वो वीडियोस, वो फोटोज बहुत ही मतलब विजुअल्स ही ऐसा था कि आप देख नहीं सकते, बहुत दुखद घटना हुआ था। उसी में गुजरात के फॉर्मर सीएम का भी डेथ हुआ था। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज। जो क्रैश हुआ, यहाँ पे हुआ, किस चीज को लेकर, तो हम बात करते हैं वेटरन इंडियन पॉलिटिशियन एंड फॉर्मर सीएम ऑफ गुजरात विजय रूपानी डाइड इन एयर इंडिया फ्लाइट। तो एयर इंडिया फ्लाइट का क्या नाम था, एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 ऑपरेटेड बाय बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। तो बड़ा वाला विमान था, हाँ ड्रीमलाइनर बड़ा ही होता है, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर which crashed into the residential area in मेघानी नगर आफ्टर टेकिंग ऑफ। तुरंत टेक ऑफ हुआ था और ड्यू टू द टेक्निकल फॉल्ट वहां पर प्लेन क्रैश हुआ था। अहमदाबाद एयरपोर्ट ऑफिशियली सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात। ही वाज द, इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, ही वाज द सेकेंड गुजरात सीएम। इससे पहले भी गुजरात के सीएम का ऐसी ही एयरप्लेन क्रैश में, दुर्घटना में मृत्यु हो चुका है। तो ये दूसरे सीएम हैं गुजरात के जो ये घटना के कारण इनकी मृत्यु हुई है। पहले सीएम ऐसे कौन थे, बलवंत राय गोपाल जी मेहता, ये सेकेंड सीएम ऑफ गुजरात थे। आफ्टर द इंडिपेंडेंट इंडिया सेकेंड सीएम थे। और वार जो चल रहा था भारत का, उसके बीच में 1965 प्लेन वाज शॉट डाउन बाय पाकिस्तानी जेट ड्यूरिंग द इंडो पाक वार। तो रूपानी गुजरात के ऐसे सेकेंड सीएम हैं जिनकी मृत्यु हुई है एयरप्लेन क्रैश में। अगर हम रूपानी जी के बारे में बात करें तो उनकी जन्म कहाँ हुआ था, म्यांमार में हुआ था इन 1956। ओके, तो ये याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि कौन सा प्लेन था, कहाँ से कहाँ जा रही थी, और सीएम रूपानी एक्स सीएम ऑफ गुजरात की मृत्यु के बारे में। और ये दूसरे ऐसे सीएम है गुजरात के जो प्लेन हादसा में इनकी मृत्यु हुई है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। MP becomes the, Madhya Pradesh becomes the first state in India to bring all urban local bodies under a single portal with ई-नगर पालिका 2.0। तो मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है जहां पे सारे अर्बन लोकल बॉडीज को एक इंपॉर्टेंट पोर्टल से जोड़ा गया है जिसका नाम है ई-नगर पालिका 2.0, ई-नगर पालिका 2.0। तो इन जून 2025 अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट बेस्ड ई-नगर पालिका 2.0 स्कीम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू ब्रिंग स्टेट्स ऑल अर्बन लोकल बॉडीज। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ई नगर पालिका 2. याद रहेगा। तो मध्य प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट्स इन 22nd एक्सरसाइज खान क्वेस्ट इन उलन बटोर मंगोलिया। तो अभी हमने एक मेरीटाइम एक्सरसाइज देखा था, नोमैडिक एलिफेंट, और दूसरा एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज देख रहे हैं मंगोलिया के साथ ही खान क्वेस्ट। इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट इन द 22nd एडिशन ऑफ एक्सरसाइज खान क्वेस्ट हेल्ड एट द 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया। ये भी कहां पे हुआ है, तो मंगोलिया में। मिलिट्री 24 countries to enhance peacekeeping under the United Nations. Indian Army participates in opening ceremony of exercise Khan Quest 2025 in Mongolia. So this is very important news, आपको याद रखना है। Moving to the next,
India's union cabinet has only 9.7% women ministers. यूएन वुमेन, एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया है जो ये दिखाता है कि भारत के अभी प्रेजेंट में यूनियन कैबिनेट देखिएगा तो उसमें महिला कितना है, 9.7%. बेस्ड यूनाइटेड नेशन वुमेन आल्सो नोन एज, तो भारत का बहुत इस चीज में वुमेन पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस उसमें बहुत पोजीशन खराब है. इसी के लिए हमने भारत के संविधान में 106 अमेंडमेंट एक्ट लाया था जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात कही जा रही है और वो 2029 से लागू होगा. इसी चीज सबको ध्यान में रखते हुए तो अगर हम बात करें इन जून 2025 न्यूयॉर्क फैक्ट शीट वुमेन इन पॉलिटिक्स 2025 हाईलाइटिंग दैट वुमेन आर वेनिशिंग फ्रॉम द पॉलिटिकल लीडरशिप. अगर इंडियाज की यूनियन कैबिनेट की बात करें तो 9.7 वुमेन मिनिस्टर रिप्रेजेंटिंग द सेकेंड लोएस्ट प्रोपोर्शन इन 2011 के बाद ये एक तरीके से सबसे कम है. वुमेन इन पॉलिटिक्स मैप डेवलप बाय जेनेवा स्विट्जरलैंड इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन एंड यूएन प्रोवाइड. अगर दूसरे देशों की हम बात करें तो लगभग 22% है हमारे दूसरे कंट्री यूरोपियन कंट्रीज की. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा रिगार्डिंग द इंडियाज वुमेन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस और गवर्नमेंट. ओके, Third United Nations Ocean Conference held from June 09 to June 13, 2025 in France. तो यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस जिसको बोला जाता है UNOC3 being held in Nice, France between. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कहां पे हुआ है, ये फ्रांस में हुआ है और इसका थीम क्या है, accelerating action and mobilizing all actors to conserve and sustainably use the ocean. तो this is very important. ओशियन कॉन्फ्रेंस हुआ है कहां पे, फ्रांस में, और उसका ये इंपॉर्टेंट. तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज रिगार्डिंग दिस conference. Now moving to the next, United Nations General Assembly declares 2026 as International Year for Women Farmer. Very important news है. 2026 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा क्या घोषित किया गया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर. तो जनरल असेंबली हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डिक्लेयर 2026 International Year of Women Farmer, acknowledge the critical role of women in the agriculture and raise awareness as challenges they face globally. तो 2026 को इंटरनेशनल ईयर फॉर वुमेन फार्मर और किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इस चीज को पास कर दिया गया. नेक्स्ट न्यूज देखते हैं. फर्स्ट इंडिया यूएस, फर्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. फर्स्ट इंडिया यूएस स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ 2025 हेल्ड. एक हमने टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज पढ़ा था, वेरी गुड. तो ये स्पेशल फोर्सेस का एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये पहली बार हो रहा है किसके बीच में, भारत और यूएसए के बीच में. टाइगर क्लॉ 2025 मेडन स्पेशल फोर्सेस ड्रिल टाइगर क्लॉ टू बूस्ट इंटरऑपरेबिलिटी. अगर हम बात करें तो भारत का स्पेशल एयरफोर्स कौन है, अगर एयरफोर्स की हम बात करें तो गरुड़, ये कहाँ पे, और यूएसए की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स कंक्लूडेड ट्रेनिंग बागबा उत्तर प्रदेश में हुआ. द क्लॉ वाज कंडक्टेड वेरियस लोकेशन अक्रॉस नॉर्थ इंडिया. तो पहली बार हुआ है ये टाइगर क्लॉ, टाइगर क्लॉ और यूपी में हुआ है और ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पहली बार हुआ. ठीक, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर टू लॉन्च क्रॉपिक, AI पावर्ड स्कीम फॉर क्रॉप मॉनिटरिंग. तो कृषि मंत्रालय के द्वारा एक इंपॉर्टेंट AI बेस्ड ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया क्रॉपिक. एग्रीकल्चर वेलफेयर, शिवराज सिंह चौहान इसके मिनिस्टर हैं, पता है आपको. प्लान्स टू लॉन्च क्रॉपिक, क्रॉपिक का अगर हम फुल फॉर्म करें तो कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन एंड फोटो ऑफ क्रॉप्स.
ए स्टडी टू गेदर क्रॉप यूजिंग फोटोग्राफ्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पायलट स्टडी शुरू किया गया खरीफ क्रॉप के लिए 2025 एंड रवि 25-26 एंड पूरे भारत में 2026 तक रोल आउट कर दिया जाएगा। तो एआई बेस्ड है, फोटो को यूज किया जाएगा जिसका नाम रखा गया क्रॉपिक, CROPIC, क्रॉपिक, क्रॉप से लिया गया और पिक, क्रॉपिक, क्रॉपिक। ओके, तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा, और इसके मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2025। डेनमार्क का जो कैपिटल है कोपेनहेगन, मोस्ट लाइवेबल सिटी, हमने एक वेल्दियस सिटी भी पढ़ा था, न्यूयॉर्क, और भारत की तरफ से कौन था? मुंबई, 27वां रैंक था। वेरी गुड। तो ओवरऑल न्यूयॉर्क वैसे के बहुत, सैन फ्रांसिस्को बहुत थे। तो अभी हम बात करते हैं सबसे अच्छा सिटी रहने के लिए, लाइबिलिटी सिटी की अगर बात करें, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिलीज द ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स रैंकिंग कोपेनहेगन डेनमार्क एज द मोस्ट लाइवेबल सिटी इन द वर्ल्ड एंडिंग द 3-year रीजन ऑफ वियना। तो लगातार 3 साल से ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना वो टॉप पे था, लेकिन इस बार चेंज हो गया है, डेनमार्क का कोपेनहेगन सबसे टॉप में आ गया है लाइवेबल सिटी। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा लाया गया है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। नो इंडियन सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, नो इंडियन सिटी इन द लिस्ट ऑफ टॉप लाइवेबल सिटीज। भारत का कोई भी देश, सिटी, भारत का कोई भी सिटी इस टॉप 10 में नहीं है। और सबसे खराब रैंक किसका है? तो सीरिया, सीरिया रिमेन्स द लाइवेबल सिटी, लिस्ट लाइवेबल सिटी। और कौन है? सीरिया की जो राजधानी है डेमस्कस, सीरिया की जो राजधानी है डेमस्कस, वो सबसे लिस्ट लाइवेबल सिटी है। और टॉप में कौन है? डेनमार्क का कोपेनहेगन, भारत से कोई भी नहीं। 8th इंडिया फ्रांस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्स शक्ति कमेंसेस इन फ्रांस। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया फ्रांस जॉइंट एक्सरसाइज शक्ति 2025 बिगेन इन फ्रांस। एक्सरसाइज शक्ति कमेंस्ड ऑन जून, फ्रांस में हुआ है। एक्सरसाइज इज शेड्यूल्ड टिल जुलाई एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कहां पे हुआ है? कैंप लेरजाकला इन फ्रांस। तो फ्रांस में एक्सरसाइज शक्ति वो हुआ है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ टुडे क्लास, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। अगेन एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। हमने एक इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट देखा था, चाइना सबसे टॉप में है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया जाता है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इंडिया रैंक 71st एंड स्वीडन टॉप्स। तो भारत का रैंक क्या है? 71st है, और टॉप में कौन है? स्वीडन। वर्ल्ड बेस्ट इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एज पर रिपोर्ट इंडिया हैज बीन रैंक 71 विथ a score of 53.3 ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025। ऑल्दो दिस ए ड्रॉप, अगेन इसमें भी ड्रॉप हुआ है, फ्रॉम 63rd रैंक इन 2024, ए फॉल ऑफ 8 प्लेसेस। हर इंडेक्स में भारत का रैंक घट रहा है। तो कहने का मतलब कुछ चीज तो दिक्कत चल रही है रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट, रिगार्डिंग द पॉलिसीज एंड ये चीज। तो हमने क्लाइमेट चेंज में भी देखा, एनर्जी इन्वेस्टमेंट में भी देखा, जेंडर गैप वाले रिपोर्ट में भी देखा, और अभी भी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की अगर हम बात करें तो भारत का जो प्लेस है वो एक तरीके से 8 पोजीशन शिफ्ट किया है इन द डाउन। पहले था 63 और अभी क्या है? 71st। और टॉप में कौन है? स्वीडन। Sweden maintain the top spot with a score of 77.5, followed by Finland, and second क्या है? Denmark. This is very important news regarding the important energy transition index released by Global Economic Forum. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने सारा जून के मिड जून तक हमने चीजों को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंप्लीट होल जून मंथ विथ 15 मंथ। जून से हम आगे बढ़ेंगे और चीजों को कंप्लीट कराएंगे।
मेरा फिर से आपको रिक्वेस्ट है, जो मैंने आज इंपॉर्टेंट थीम पढ़ा ना अभी, आज वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर को लेकर थीम, उस थीम को सोचिए, समझिए और अपने मेहनत में इम्प्लीमेंट कीजिए। समय बहुत कम बचा है, आपके स्पीड को बढ़ाना होगा, आपके मेहनत को बढ़ाना होगा, तभी आपके पक्ष में सफलता आएगी। मैं कह रहा हूँ कंपटीशन बहुत ह्यूज है, मेहनत के स्पीड को बढ़ाइए, चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए, नए चीज़ों को नहीं पढ़ना है, जो चीज़ आपने पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज कीजिए, जो पढ़ा है उसको लेकर कॉन्फिडेंट रहिए, चीज़ों को समझिए और अच्छे के तरफ मूव कीजिए। भीड़ के तरफ नहीं भागना है कि ये भी मार्केट में आ गया, ये भी आ गया। जब हम सारे चीज़ को पढ़ लिए हैं तो उस चीज़ को बस समझिए, रिवाइज कीजिए। फिर जब रिवाइज नहीं कीजिएगा तो आपको लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो रिवीजन इज द की फॉर सक्सेस। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, बार बार समय निकालकर उस पीडीएफ फाइल को रिवाइज कीजिए और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे करंट अफेयर्स को लेकर और 71st बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।